हाय दोस्तों, मैं मनोज लाटा मानविक कोचिंग रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम इस प्रकाश के परावर्तन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, आंकिक क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण पर एक आभासी बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और अनंत से प्रकाश की किरण आती है, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव P। तो अनंत से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यह परावर्तित प्रकाश की किरण कहां से अपसरित प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होती है। तो यहां से अपसरित प्रतीत होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तल दर्पण पर एक आभासी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु कहां पर स्थित होगी? वस्तु अनंत पर स्थित होगी। अनंत पर स्थित करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब एक तो सीधा बनता है और सीधा बनता है तो आभासी। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा बनता है तो आभासी और उल्टा बनता है तो वास्तविक। यह तो बात है अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दर्पण सूत्र है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह दर्पण सूत्र है। इस दर्पण सूत्र में मैंने आपको बताया था f, v और u। f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी और u है बिंब दूरी। तीनों अपन निकाल सकते हैं। तीनों तब निकाल सकते हैं जब दो का मान दिया हुआ हो। दो का मान दिया हो तो हम आसानी से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो ये अपना दर्पण सूत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में, रीट की एग्जाम में, अनेक प्रकार की राजस्थान में आयोजित होने वाली जो एग्जाम है उनमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। सर्वाधिक क्या होती है? निर्वात में। अपन देखें निर्वात, इसका मतलब निर प्लस वात, बिना वायु की स्थिति होती है। जहां पर वायु नहीं हो वहां पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक चाल कहां होती है? निर्वात में। और निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी चाल होती है निर्वात में। कई बार ऐसे आ जाता है 3 लाख किलोमीटर, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर भी होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद पानी की बात करें कि पानी में इसकी चाल कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। पानी में इसकी चाल होती है 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में इसकी चाल होती है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। इसकी चाल का क्रम है निर्वात, सर्वाधिक चाल निर्वात में, इसके बाद पानी में और इसके बाद कांच में। प्रकाश की चाल का यह क्रम है। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है कितना समय लेता है? यह समय लेता है 8 मिनट और 19 सेकंड। 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और औसतन सेकंड में पूछा जाए, औसतन इसका मान सेकंड में पूछा जाए तो 499 सेकंड। कितना समय लगता है? 499 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आता है, उसमें लगा समय कितना है? 1.28 मिनट। 1.28 मिनट इतना समय लगता है परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। अपना पूरा प्रतिबिंब अपन देखना चाहते हैं दर्पण में, और घरों में कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से अपन पूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं तो कम से कम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? आधी होनी चाहिए। जितनी लंबाई वस्तु की है उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना चाहते हैं तो दर्पण की लंबाई उस वस्तु से आधी होनी चाहिए, कम से कम उसकी आधी होनी चाहिए। तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की आधी लंबाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान देखना है। यह दर्पण है और नीचे का भाग छायांकित है और इस दर्पण के ऊपर लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है। प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है। तो लंबवत आपतित हो रही है, जहां पर आपतित हो रही है वहां पर अभिलंब, तो यह अभिलंब, और अभिलंब से ही हम कोण का मापन करते हैं। तो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। क्योंकि लंबवत आपतित हो रही है और कोण का मापन अभिलंब से करते हैं तो आपतन कोण का मान कितना है? 0 डिग्री। और आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान जितना उतना ही परावर्तन कोण का मान। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। तो यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है या लंबवत आती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन 8 तक हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? इसमें हमारे को फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि क्या तो दिया हुआ है और क्या इसमें निकालना है। इसमें देखो कि उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है तो वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर।
तो ये बिंब दूरी हो गई, और बिंब दूरी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यू द्वारा। तो बिंब दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से कितनी दूर बढ़ता है? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी यहां दे रखी है v। प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और इसमें हमारे को क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी निकालनी है। एफ ज्ञात करना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो दर्पण है, तो यहां दर्पण सूत्र काम में लेंगे, और दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो दोस्तों, दर्पण सूत्र में मान रखने से पहले हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। यहां पर चिन्ह चेंज करेंगे, और आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक। और आपको मैंने बताया था बिंब दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिंब दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो बिंब दूरी उत्तल हो चाहे अवतल हो, ऋणात्मक। तो यहां पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लिया। अब हम हल करते हैं। 1/f बराबर प्रतिबिंब दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और बिंब दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 1/f, इसका LCF लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो कितना आ गया? 30। तो यहां कितना आ गया? 3, और यहां कितना आ गया? -1। तो 1/f बराबर 2/30। अब तिरछा गुणा करते हैं, तो 2f बराबर 30, और f बराबर 30/2, और f बराबर 30/2 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहां धनात्मक आ रही है, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो पहला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी तरह की है? 60 सेंटीमीटर। बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करो। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, इसमें वक्रता त्रिज्या R का मान दिया हुआ है, और R का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब R का मान दे रखा है, और हमारे को निकालना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए हमारे को फोकस दूरी का मान चाहिए, और फोकस दूरी का मान हम वक्रता त्रिज्या से निकालेंगे। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध ये होता है कि R बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो यहां से अपन फोकस दूरी निकालेंगे, तो f बराबर R/2, और R का मान कितना है? 60। तो कितना आ गया? f का मान 30 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। और प्रश्न में क्या दे रखा है कि बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो बिंब दूरी u का मान दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? v, प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, और हमारे को आवर्धन निकालना है m। तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f
बराबर, अब देखो f का मान कितना दे रखा है 30। अब इस दर्पण सूत्र में रखने से पहले कार्तीक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। तो इस परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है अवतल, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, क्योंकि मुख्य फोकस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। और बिंब दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो बिंब दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो क्या आएगी ऋणात्मक। तो फोकस दूरी का मान यहां रखे तो -30, 1/v प्रतिबिंब दूरी हमारे को निकालनी है, 1/u, u का मान कितना है -40, v निकालना है तो 1/40 को इस साइड में ले जाएंगे, ये यहां पर माइनस का इस साइड में जाएगा प्लस का, तो 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/-30। अब 1/v LCF लेते हैं लघुत्तम समाप्रत्यय, तो 120, तो यहां कितना आ गया 3 और यहां कितना आ गया 4। 1/v बराबर -1/120, और v निकालते हैं अपन तिरछा गुणा करेंगे तो v माइनस से गुणा होगा तो -v, और 120 1 से गुणा होगा तो 120, तो v का मान आ गया -120 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी है -120 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर बनता है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में हमारे को एक तो दे रखा है प्रतिबिंब दूरी v का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और किसका मान दे रखा है फोकस दूरी f का मान दे रखा है, और f का मान कितना है 16 सेंटीमीटर, और हमारे को क्या निकालना है बिंब दूरी u ज्ञात करना है। अब हम दर्पण सूत्र देखते हैं, तो दर्पण सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u ज्ञात करना हमारे को, तो f को इस साइड में ले जाते हैं या 1/v को इस साइड में ले जाओ, तो 1/u बराबर 1/f, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस का 1/v। अब मान रखते हैं अपन, मान रखने से पहले इसमें अपन चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो देखो फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है, दर्पण नहीं दे रखा इसमें, यदि दर्पण दे रखा होता तो अपन इसमें कार्तीक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते। तो अपन मान रखेंगे 1/u का मान निकालना पड़े को, 1/u बराबर 1/f, f का मान कितना दे रखा है 16, माइनस v का मान कितना दे रखा है 8, तो 1/u बराबर LCF आ गया कितना 16, 1 - 2, 1/u बराबर -1/16, और u का मान कितना आ गया -16, -16 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल ली, लेकिन इसमें आवर्धन नहीं निकाला हमने। और पिछली क्लास में हमने देखा था आवर्धन का सूत्र क्या है m बराबर h' बराबर -v/u। अब ये आवर्धन का सूत्र अपन काम में लेते हैं, ना तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है और ना ही बिंब की ऊंचाई दे रखी है, तो अपन आवर्धन का सूत्र काम में लेंगे m बराबर -v/u। तो m बराबर v का मान -120 माइनस और -120 बटे u का मान कितना है इसमें, u का मान दे रखा है
-40, बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो -40, -40। अब देखो ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और -3 सेंटीमीटर आएगा। आवर्धन का मान यदि यहां पर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी, और आवर्धन का मान यदि नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बन रहा है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, 11 क्वेश्चन तक हमने बात की। अब 12वां जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, मतलब दूर रखी है वस्तु, तो यहां बिंब दूरी कितनी तरह की है? 25 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से कितना बनता है? आधा। और हमने पिछली क्लास में देखा था आवर्धन क्या है कि कोई भी प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है या छोटा बनता है, इसे आवर्धन कहा जाता है। तो यहां वही बात लागू होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, लंबाई का आधा बनता है, मतलब आवर्धन। तो आवर्धन बराबर -v/u, ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया था। तो आवर्धन का मान कितना दे रखा है? 1/2, कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो 1/2 बराबर -v/u। अब हमारे को इसमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास बिंब दूरी की आवश्यकता है, हमारे को प्रतिबिंब की दूरी की आवश्यकता है। प्रतिबिंब और बिंब दूरी दोनों हमारे को मिल जाए तो हम आसानी से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां बिंब दूरी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी का मान निकालेंगे तो यहां तिरछा गुणा करेंगे तो -v को 2 से गुणा करेंगे तो -2v बराबर u। तो -v बराबर u का मान कितना है? 25, तो यहां 25 रखेंगे, 25/2। अब देखो इसमें हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, तो दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए बिंब दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो -25, तो यहां भी -25। अब दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर 25/2, 25/2। अब हम निकालते हैं इसमें दर्पण की फोकस दूरी। हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v, और v का मान कितना है? 25/2, और 2 नीचे भाग में है, ऊपर चला जाएगा। और u का मान है -25। तो 1/f बराबर, इसका एलसीएम लेते हैं तो 25, तो यहां 2 -1, तो 1/f बराबर 1/25। अब तिरछा गुणा करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, तो f बराबर 25। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो यहां फोकस दूरी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर आधारित यह क्वेश्चन है। दर्पण की सतह तथा आपतित किरण के मध्य
30 डिग्री का कोण बनता है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया था कि ये दर्पण है और नीचे की सतह छायांकित है, तो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जहां आपतित होती है वहां उस बिंदु से अभिलंब खींचते हैं। अब जितने कोण से यह आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है। ये आपतित किरण जो है वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इतने कोण से ये विचलित हो जाती है और इस कोण को कहा जाता है विचलन कोण। इस कोण को क्या जाता है? विचलन कोण। तो दोस्तों प्रश्न में क्या दे रखा है कि दर्पण की सतह और आपतित किरण, तो ये तो दर्पण की सतह है और ये आपतित किरण है, तो दर्पण की सतह और आपतित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। हम जानते हैं कि ये सीधी रेखा है और ये अभिलंब है, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसमें से 30 डिग्री का दे रखा है, तो यहां कितने का बच गया? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहां ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। हमारे को निकालना क्या है? विचलन कोण। और हम जानते हैं दोस्तों एक सीधी रेखा है, देखो ये रेखा है, ये रेखा सीधी रेखा है, ऐसे ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां 180 डिग्री में से देखो 180 डिग्री में से 60 दे रखा है आपतन कोण और परावर्तन कोण भी कितना? 60 डिग्री। तो 60 कितने हो गए दोस्तों? 120। और इस सीधी रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है? 180। तो 180 में से 120 घटा देते हैं, तो यहां पर विचलन कोण का मान कितना बच जाएगा? विचलन कोण का मान कितना बचेगा? जब 180 में से अपन 120 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो विचलन कोण का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। तो यहां पर विचलन कोण का मान हमने निकाला तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आंकिक क्वेश्चन आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के वीडियो में इतना। थैंक्स, धन्यवाद।